नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास में चल रहे थे। प्राचीन इतिहास में हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन आज हम प्राचीन इतिहास पर बात करके नहीं, आधुनिक इतिहास के एक खास चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड के आईसीएस ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। आप यह कदापि ऐसा न सोचें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वह भारत को आज़ाद करवाने के लिए किया गया था, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में किया गया था। एक सेफ्टी वाल्व के रूप में किया गया था। दोस्तों, आप प्रेशर कुकर जरूर देखे होंगे। प्रेशर कुकर में जब टेम्परेचर को दिया जाता है तो आप देखेंगे कि जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और उसमें ज़्यादा वाष्प बन जाता है तो क्या होता है कि उसका वाल्व ऊपर उठ जाता है और उसका सारा गैस निकल जाता है और इस ढंग से प्रेशर कुकर फटने से बच जाता है। तो ठीक इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग किया गया था, ताकि विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे संगठन थे उनसे परेशान होने से बढ़िया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले भारतीय अपनी बातों को अंग्रेजों तक रखें और उसे बहला फुसला करके पुनः समाप्त किया जा सके, इसलिए इसे या इसकी स्थापना की गई थी। तब ध्यान रखेंगे और सवाल पूछे भी जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक इस अवस्था के लिए किया गया था या एक इस बातों की पूर्ति के लिए किया गया था, तो वहाँ पर निश्चित रूप से ऑप्शन में देखेंगे सेफ्टी वाल्व जैसा रहेगा। तो निश्चित रूप से आप यह मान करके चलें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में किया गया था, जो अधिक से अधिक अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही किया गया। भले ही बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अलग रूप लिया और अंततः अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में सफल हुआ। तो आइए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को स्कॉटलैंड के आईसीएस ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और जिस समय इसकी स्थापना की जा रही थी उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 1885, 1886,
1887, 1888, 1896, 1906, 1907। हम लोग और इसी ढंग से बढ़ते हुए देखते चलेंगे। देख रहे हैं कि कैमरा हमारा कहाँ तक चल रहा है। हम पुनः आपसे इस बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लें। हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण अगर हम कहें तो वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आइए हम देखते हैं। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, इस समय जो यह हमारा पहला अधिवेशन है, इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यहां विशेषता दे दीजिए। यहां जिनके द्वारा अध्यक्षता किया गया उनका नाम हमने दे दिया। ये जगह का नाम हो गया और यह वर्ष हो गया। हमने क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया और इसकी विशेषता यह रही कि इस समय 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दूसरा हम लोग देखते हैं 1886 में कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी विशेषता अगर देखें तो प्रथम पारसी अध्यक्ष। उसके बाद हम लोग 1887 को देखने के लिए जा रहे हैं। तो यह मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। उसके बाद 1888 को देखें तो यह चौथा अधिवेशन हमारा जो हुआ है वह इलाहाबाद में हुआ। और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल कहिए या यूले कहिए, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। 1896 आइए, यह आपको कलकत्ता में हुआ है। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया। इसकी विशेषता रही, इसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। वंदे मातरम गीत गाया गया था। उसके बाद 1906 की अगर हम बात करें, 1906 की बात करें तो यह भी आपको कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। और इसकी विशेषता की बात करें तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पे किया गया था।
उसके बाद 1907 की बात अगर हम करें तो यह आपको सूरत में किया गया। यह सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसकी विशेषता रही कि इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ है। शायद आपको दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा कैमरा में और ठीक कर लेता हूं। यहां पर हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हुआ। दोस्तों एक बार पुनः आप ध्यान देंगे, अगर हम याद करने के व्यू से चले तो सबसे पहले हम इसको इतना ही देखते हैं, पुनः फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, याद रखिएगा 1885, 1886, 1887, 1888, एक बगल से ये चार। पहला कहाँ अधिवेशन हुआ तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में। आपको ध्यान होगा कि जब भारत अंग्रेज आए थे उस समय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को ही उसने अपना प्रेसिडेंसी नगर बनाया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ हम लोग शुरुआती 1885 में कहाँ देख रहे हैं, बम्बई में। 1886 में कहाँ देख रहे हैं, कलकत्ता में। 1887 में कहाँ, मद्रास में। और 1888 कहाँ देख रहे हैं, तो इलाहाबाद में। तो ये चार को दोस्तों आप एक साथ याद करेंगे। उसके बाद 1896 आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर दो याद कीजिए, 1906 और 1907। 1906 की सबसे बड़ी घटना क्या रहा है, तो यहाँ पर स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया और यह किस जगह पर हुआ है, तो कलकत्ता में हुआ है। उसके बाद 1907 में देखते हैं, यह सूरत में अधिवेशन हुआ। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे और इसमें कांग्रेस का क्या हुआ है, विभाजन हो गया, यानी कि गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस बट गया। गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस बट गया। आइए हम लोग थोड़ा इसको मिटाते हैं और पुनः हम आपसे बात करते हैं। हम लोग देखते हैं 1907 तक हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1911, 1912, उसके बाद 1916, 1917, फिर देखते हैं 1922, 1924, 1922, 1924, 1925, 1926, शायद कैमरा में आ रहा होगा, कैमरा में आ रहा है 1926 तक। अब हम लोग यहाँ तक की घटना को देखते हैं। तो 1911 में जो है आपको पुनः हम देखते हैं क्या है कि यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता जो किया गया है वह पुनः हम देख रहे हैं पंडित भीषण नारायण धर के द्वारा। और इसकी जो उपलब्धि या विशेषता कहें तो इसमें जनगण मन गा करके इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1912 की बात अगर हम करें तो यह बांकीपुर बिहार, इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर के द्वारा किया गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। 1916 आ जाइए,
लखनऊ अधिवेशन, यह लखनऊ में हुआ, लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। यह अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में हुआ था। और इसमें सबसे बड़ी बात हम क्या देखते हैं पुनः कि अब जो है कांग्रेस पुनः एक हो गया। हमने जो आपको बताया था कि 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस गरम दल और नरम दल के रूप में बट गए थे, अब पुनः एक हो गए। और एक साथ ही साथ इसकी एक विशेषता और है कि यह जो है सो अब मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गया एवं लीग शामिल हुआ, मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया। 1917 यह भी आपको कलकत्ता में हुआ है। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। कांग्रेस को इस ढंग से हम देखते हैं कि प्रथम महिला अध्यक्ष मिला। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस को प्रथम महिला अध्यक्ष मिला है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। कभी कभी यह भी पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। 1922 यह गया में अधिवेशन हुआ है और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। बिहार में दूसरा अधिवेशन। अगर 1924 की बात करें तो वह बेलगांव में हुआ है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। प्रथम और आखिरी अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, आप इसे ध्यान में रखेंगे। 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है, इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रथम और आखिरी ऐसा अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अपनी अध्यक्षता की थी। 1925 यह कानपुर में हुआ है। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया है। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1926 यह आपको हुआ है गुवाहाटी में। यह गुवाहाटी में हुआ है और यह एस श्रीनिवास, इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास आयंगर द्वारा किया गया। और इसकी विशेषता यह रही कि इसमें कांग्रेसी के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ ये भी है, तो थोड़ा हम और कैमरा को ये लेते हैं, तो इस ढंग से हम लोग देख रहे हैं। एक बार पुनः आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। यहाँ पर आप क्या याद करेंगे? 1911 और 12 को एक साथ आप याद कीजिए। 1916-17 को याद कीजिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो 1922 को छोड़ दीजिए और 1924, 25, 26 इस तीन को एक साथ कीजिए। अगर इस ढंग से आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो इस ढंग से हम लोग देख रहे हैं। आइए पुनः हम मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। एक चीज दोस्तों और आप सोच लेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। 1912 में बांकीपुर बिहार में आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। अब फिर ठीक 10वें वर्ष
ठीक 10वें वर्ष बाद हम देखते हैं कि 1922 में बिहार में दूसरा अधिवेशन गया में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 1926 तक हम लोगों ने देखा है। 1929 हम लोगों ने 1926 तक देखा था। 1928 पहले कर लेते हैं। 1928, 1929, उसके बाद आ जाइए 1937, 1938, 1939, 1940, उसके बाद आप आ जाइए 1946। अब हम लोग क्या देखते हैं 1928 में। 1928 में आप देखेंगे दोस्तों कि यह जो आपका संपन्न हो रहा है, यह कलकत्ता में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 1929 यह आपको लाहौर में हुआ है, रावी नदी के किनारे, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। और इसकी विशेषता अगर हम बात करें, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। उसके बाद 1937 में अगर हम आ जाते हैं तो 1937 में हम लोग क्या देखते हैं कि यह अधिवेशन जो हुआ है 1937 का अधिवेशन, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और यह गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन, गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन है। जो सवाल भी पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जो गांव में हुआ है, ठीक है, तो वह 1937 में हुआ है और वह फैजपुर गांव में हुआ है। दोस्तों हम आपको इसमें एक चीज़ और बताएंगे कि आप कैसे निकालेंगे कि कभी कभी यह जो सवाल दिया जाता है कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अगर हम यह कहें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 24वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इस प्रकार की बात हम यह जैसे ही समाप्त करेंगे उसके बाद इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। उसके बाद है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, यह भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब पूरा पूरी, हरिपुरा, त्रिपुरी, यानी पूरा और पूरी, या आप ऐसे याद रखिए 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, आप ऐसे समझ रहे हैं, पूरा और पूरी, तो ऐसे आपका निकल जाएगा। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरी, दोनों की अध्यक्षता किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। या आप ऐसे याद रखें, देखिए हरि ईश्वर का नाम है, कृष्ण भगवान को हरि कहा जाता है। त्रिपुरी या त्रिपुरारी भगवान शंकर को बोला जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। 1900 यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने समय में
दो कांग्रेस का अधिवेशन जो है उसकी अध्यक्षता किया था, उसमें से हम लोग क्या देखते हैं 1938 और 1939, 1938 और 1939। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हो गया 1940 का अधिवेशन। 1940 के अधिवेशन में हम लोग क्या देखते हैं, 1940 के अधिवेशन में देखते हैं कि यह अधिवेशन जो आपको हुआ है, यह अधिवेशन हुआ है रामगढ़ में। यह अधिवेशन आपको हुआ है रामगढ़ में और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। इनका विशेषता रहा कि ये सबसे युवा अध्यक्ष, यानी कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की है। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अब हम क्या देखते हैं, जैसे दोस्तों 1940 से आप देख रहे हैं क्या है, 1940 के बाद सीधे 1946 हो गया, यानी कि 1940 से लेकर के 1945 तक अबुल कलाम आजाद ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक का अध्यक्ष माना गया है और यह सबसे युवा अध्यक्ष थे। इसकी चर्चा जब हम विशेष अधिवेशन करने लगेंगे उस समय हम आपके साथ बात करेंगे। उसके बाद 1946 का है मेरठ अधिवेशन। ये हो गया जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, इनकी विशेषता में अगर हम देखें तो आज़ादी के समय, यानी अपने देश की आज़ादी, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन भारत के आज़ादी के समय या आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो हम जे.बी. कृपलानी साहब को बोलेंगे कि जे.बी. कृपलानी आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जो मेरठ में संपन्न हुआ था। यहाँ पर पुनः देखते हैं दोस्तों कि हमको याद कैसे करना है। तो 1928 आप अलग याद कर लेंगे और यहाँ पर 1937, 38, 39, 40 एक साथ आप याद करेंगे। लाहौर, फैजपुर, हरिपुरा, त्रिपुरी, यहाँ तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा, ये निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। 1940 से 45 ये हो गया, 1946 ये हो गया। तो दोस्तों इस ढंग से आपको मात्र 22 अधिवेशन पढ़ने हैं। टोटल अधिवेशन 1950 तक जो हुआ है वह टोटल 57 अधिवेशन हुआ है, जिसमें से परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मात्र 22 ऐसे अधिवेशन हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप इस पर ध्यान रखते हैं तो यहाँ से आपके सवाल बनेंगे। थोड़ा सा हम आपके साथ और समय पर बात करें तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपको याद कैसे करने हैं। दोस्तों सबसे पहले चलिएगा 1885, 1886, 1887, 1888, उसके बाद 1896, फिर 1906, 1907, फिर 1911, 1912, फिर 1916, 1917, 1916 और 1917, फिर आप चलेंगे 1922 पे, फिर चलेंगे 1924, 25, 26, उसके बाद चलेंगे 1928, 29, उसके बाद चलेंगे आप पुनः 1937, 38, 39, 40 और फिर चलेंगे 1946 पर। इस ढंग से हमको जो है इतना ही केवल याद रखना है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो एक बार पुनः अगर हम ध्यान देते हुए चलें तो इस ढंग से हमारे सामने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खाका जो आया है और यही पढ़ना है। इसी में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा अब विशेष अधिवेशन के बारे में देखें।
जो विशेष अधिवेशन हुआ है, उन्नीस 1918 में, याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमने आपको बताया था कि प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, इसलिए प्रथम विशेष अधिवेशन भी आपको बंबई में ही हो रहा है। बंबई में इसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा किया गया। दोस्तों, इसकी अध्यक्षता हसन इमाम के द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, विशेष अधिवेशन की चर्चा हम करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि जैसे भी होता है कि मान लीजिए कुछ विशेष बातें आ गई तो समय से पहले भी अधिवेशन कर लिया जाता है और जो निश्चित समय पर होना है वो होता ही है। तो इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिसके कारण विशेष अधिवेशन बुलाया गया। हम लोग अभी विशेष अधिवेशन के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। विशेष अधिवेशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, 1918 में बंबई में हसन इमाम के द्वारा। दोस्तों, 18 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो 1920 में दूसरा विशेष अधिवेशन हुआ है, वह कलकत्ता में हुआ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, 1885 में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई में, और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1886 में कलकत्ता में। अब देखिए, विशेष अधिवेशन में पहला अधिवेशन बंबई में हो रहा है और 2 साल के बाद 1920 में दूसरा अधिवेशन कहाँ हो रहा है, कलकत्ता में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूसरा अधिवेशन किसके द्वारा किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, दूसरा विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ है, कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। फिर अब इसमें अगर हम 3 जोड़ दें, ये कितना हो गया, 1923 में दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ है और इसकी अध्यक्षता जो किया गया है अबुल कलाम आजाद के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, अबुल कलाम आजाद के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1947 में, यह भी दिल्ली में हुआ है। यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। दोस्तों, इतना ही ध्यान रखना है हमें। हमने क्या देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। अब विशेष अधिवेशन भी देख रहे हैं, बंबई में वो पहला हुआ था, उसी तरह से विशेष अधिवेशन भी बंबई में हो रहा है। 1918 के बाद दूसरा अधिवेशन 2 वर्ष बाद यानी 1920 में कलकत्ता में हुआ है। अगर आप दूसरा अधिवेशन वहां देखने के लिए चलें तो वह भी कलकत्ता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन 3 साल बाद हुआ है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यह 1923 में हुआ, दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया। दोस्तों, 1923 के विशेष अधिवेशन में जो दिल्ली में हुआ था उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। उसी समय इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष माना गया था। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब 1947 में, यानी कि हमने आपको बताया था कि आज़ादी के समय भारत में कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वह JB कृपलानी थे, लेकिन 1947 का कुछ समय जो विशेष अधिवेशन में गुजरा था, उस समय यानी कि विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, एक बार अगर हम आपसे बात करें तो थोड़ा ऐसे आप समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया। यह स्थापना जो किया गया है वह स्कॉटलैंड के विद्वान, स्कॉटलैंड के ICS अधिकारी A.O. हुम के द्वारा किया गया। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद हमने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। 1885 में हुआ, बंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। इसमें 72 प्रतिनिधि आए। उसी ढंग से हमने आपको 86, 87, 88
के बारे में बताया, जो कहा था कि चारों आप एक साथ याद करेंगे। और इस ढंग से अगर हम पुनः गिनाने लगें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम गिनाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जैसे हमने सीरियल वाइज आपको बना करके दिया था, उसी ढंग से सीरियल वाइज अगर आप याद करेंगे तो आपको सारा याद होगा। अगर हमें याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं होगा, निश्चित रूप से आपको भी याद होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा अब किस अधिवेशन का समय कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगर आपसे यह पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ है, तो दोस्तों 1885 में अगर आप 11 जोड़ देंगे तो ये हो गया 1896। 1896 में 12वां अधिवेशन हुआ, इसको आप याद रखिएगा। चूंकि 1885 से लेकर के 1929 तक लगातार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। 1929 तक लगातार अधिवेशन हुआ है, या इसीलिए आप इस ढंग से याद रखेंगे कि 1885 में पहला, तो 12वां अधिवेशन कब, चूंकि 1885 में पहला हुआ है तो 11 अगर जोड़ देंगे उसमें तो 12वां निकल जाएगा। तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, और सवाल पूछ रहा है कि ये 12वां कांग्रेस का 12वां अधिवेशन कब हुआ है, तो उसमें अगर हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा 12वां निकल जाएगा। यही दोस्तों 1896 में 12वां अधिवेशन हुआ था हमारा, कहाँ, तो कलकत्ता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। ध्यान में रखिएगा इसे इस ढंग से, यानी कि 1885 से लेकर के 1929 तक कंटिन्यू हमारा अधिवेशन हुआ है। तो अधिवेशन हुआ कब नहीं, तो अगर हम बात करें हुआ कब नहीं, या ऐसे कहिए, या मान लीजिए कि जिस बीच में जो समय बच रहा है हमारा, ऐसा भी हो सकता है कि 2 वर्ष के लिए लगातार कोई एक ही व्यक्ति अध्यक्ष रहे होंगे। तो 1930 देखते हैं, 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ है, ठीक है। 1935 देखते हैं, तो 1935 में अधिवेशन नहीं हुआ है। हमने आपको बताया था कि 1940 से लेकर के 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, समझ गए। 1940 में तो अबुल कलाम आज़ाद रहे ही, तो यहाँ पर अब क्या देखिएगा, 41, 42, 43, 44 और 45। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, ये तो 5 साल कंटिन्यू यही रह गए। इसीलिए ना सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले जो युवा थे वह हमारे अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसको आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं क्या, ये नहीं हुआ। 45 फिर देखिएगा आप 1947 में नहीं हुआ और 1949 में नहीं हुआ। हमने आपको 46 तक में बताया है कि 1946 का अधिवेशन जो हुआ था वह मेरठ में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। और वह भारत के सबसे वह आज़ाद भारत के, या यह कहिए कि आज़ादी के समय भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यह बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इसी ढंग से याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और हम 5 मिनट का आपका टाइम लेंगे, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किनका क्या मत है उसके बारे में बात करते हैं। यानी अभी हम लोग देखेंगे कथनकार और उनका क्या कथन है, या वह कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि यह एक भिक्षा या भीख मांगने वाली संस्था है। उसका कारण है कि बाल गंगाधर तिलक खुद
गर्मपंथी विचारधारा को मानने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी उस समय अधिक से अधिक लोग नरमपंथी थे, इसलिए वह अपना मांग उससे यानी कि अंग्रेजों से करते थे, लेकिन मांगने से उन्हें बहुत कम मिलता था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मांग करके कुछ अब नहीं लिया जा सकता है, अब हम अपनी आज़ादी को लड़ करके लेंगे। इसलिए यह कांग्रेस को भिक्षा मांगने वाली संस्था या भीख मांगने वाली संस्था बोलते थे। अगर हम फिरोज शाह मेहता की बात करें तो फिरोज शाह मेहता कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समस्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर बात हम करें लॉर्ड डफरिन के बारे में, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस समय वह भारत के वायसराय थे और वह कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, यानी यह कांग्रेस समस्त भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई बढ़ रही है, मेरी इच्छा है मैं इसे समाप्त होते हुए देखूं। इस प्रकार का कथन लॉर्ड कर्जन का है। दोस्तों, एक चीज हमने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण करने का काम जो किया था वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उसके बाद वर्ष 1912 में जब ए.ओ. ह्यूम की मृत्यु हो गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संस्थापक के रूप में ए.ओ. ह्यूम को माना और वह अपना संस्थापक कर्ता या स्थापना करने वाला जो माना है वह ए.ओ. ह्यूम को माना है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगर सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आंसर आप ए.ओ. ह्यूम को देंगे, चूँकि उनकी मृत्यु के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मान लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। दोस्तों, उसके बाद हमने आपसे कुछ यह भी कहा था कि मान लीजिए कि जब हम सीरीज बैठा रहे थे, सीरीज जैसे 4 का सीरीज हमने ऊपर से लिया था 1985, 86, 87, 88 का, उसके बाद हमने कहा था 1989 को छोड़ दीजिए। तो 1989 को छोड़ देने का मतलब यह नहीं होता कि आपको याद नहीं करने हैं, वो भी आपको याद करने हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने सीरीज को बैठाने में उस बातों का प्रयोग किया था, इसलिए आप यह कभी ना सोचेंगे इसे छोड़ दीजिए का मतलब याद नहीं करना है, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित समस्त बातों को हमने आपके सामने रख दिया है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यह आपको याद भी हो जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल जीएस सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।